हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर, जो कि जाने माने वैज्ञानिक हैं। अभी पिछले दिनों उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अजय, आप इन्वायरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं और लगभग काफी दिनों से दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में जाके आपने अध्ययन किए हैं। हम स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया में पर्यावरण की क्या स्थिति है और आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं और आप क्या उस संबंध में दुनिया को कहना चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले मुझे एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें कहा गया था कि कोस्टा रिका और सिंगापुर दो ऐसी जगह हैं जहां पर वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट लोग रहते हैं। तो मैं सरप्राइज हुआ कि कोस्टा रिका और सिंगापुर दो एकदम डिफरेंट प्लेस है। मैं सेंट्रल अमेरिका गया हूँ कई बार, जो है मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मैंने स्टडी करने के लिए सोचा। दरअसल कोस्टा रिका में एक छोटा सा विलेज है जो ब्लू जोन है, उसको ब्लू जोन की भी डिजिग्नेशन मिली हुई है। तो इसको उससे रिलेट करते हुए मैंने वहाँ विजिट की। पहले मैं कोस्टा रिका गया, वहाँ पर सारी स्टडी की। मैंने पहले भी वहाँ पर विजिट किया था और देखा था। और जब मैं सिंगापुर लौटा और मैंने सारी चीज़ें देखी, जैसे सिंगापुर आप जानती हैं कि कंक्रीटेड स्ट्रक्चर है जो मैन मेड बनाया हुआ है। हालांकि उन्होंने बहुत ग्रीनी कर रखी है, हर जगह पर जितना अधिक से अधिक वो ग्रीन कर सकते हैं ताकि वो कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो सके, उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन है तो वो आर्टिफिशियल जगह ही और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो जब हम अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो अपने शरीर की, अपने दिमाग की किसी एबिलिटी को रिप्लेस करते हैं उस टेक्नोलॉजी से जी। तो ये एक ड्रॉबैक मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का। मेरी समझ में, बीइंग ए साइंटिस्ट, मैं सोचता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस चीज के लिए करना चाहिए जो हमारे शरीर की क्षमता के बाहर की चीज हो। जैसे आप उछल कर अंतरिक्ष नहीं पहुंच सकते तो आपने अंतरिक्ष यान बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीढ़ी से आप चढ़ सकते हैं तो आप चलती स्वचालित सीढ़ियां क्यों बनाई? अगर किसी को चलने में दिक्कत, उसके पैर को ठीक कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। ये वैज्ञानिकता है। आप उसे और अपाहिज करके आप उसकी परमानेंट एबिलिटी को खेल लेते हैं कि आप ऑटोमेशन में रहिए, आप खड़े हो जाइए, आप अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरह का ऑटोमेशन बहुत है वहाँ पर। सभी लोग हर चीज रिमोट ऑटोमेशन से यूज करते हैं, तो किसी भी तरह से ब्लू जोन के परिधि में नहीं आता। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज जो आपने एनवायरनमेंट के खतरे और उसके बारे में, चिंता के बारे में बताई है, मैं आपको छोटा सा एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अचानक से हीटिंग की वजह से धरती के अंदर जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्स्ट होकर के वॉल्केनो इरप्शन के थ्रू जो है ये बाहर आ गया था और बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फूट पड़े थे, जिससे धरती की 90% से ज्यादा जो है प्रजातियां तत्काल नष्ट हो गई थी जी। और आप सोचिए कि ये जब इरप्शन हुआ तो ये लावा और आग की वजह से लोग नहीं मरे थे, या वनस्पति, जीव जंतु, समुद्र के अंदर के, बाहर के, धरती के सारे खत्म हो गए थे। तो वो इस आग और लावे की वजह से नहीं हुए थे, वो उस फॉसिल फ्यूल की वजह से जो CO2 पैदा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ, उसकी वजह से वो खत्म हो गए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो इतनी ज्यादा मारक है कि अगर ये एक मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो उसके से फिर बचना मुश्किल है। वो बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। अगर आपके जैसे अभी एटमॉस्फेयर में 400 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप समझिए कि एक बंद कमरे में आप होते हैं और अगर कई लोग बैठे हुए हैं तो हम तो ऑक्सीजन कंज्यूम भी कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कई हजार ppm पहुंच जाता है। तो अगर ये 6000 के आसपास पहुंच जाए, ये 30,000 या इस तरह से पहुंच जाए, फिर वो लिथल हो जाता है। खैर, उस समय जब ये इरप्शन हुआ तो हुआ क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? एक्चुअली इसने एटमॉस्फेयर के ऊपर एक चादर सी बना दी, उसने ढक दिया। जैसे तंदूर होता है, आग है, उसको नीचे से ऊपर से आपने बंद कर दिया तो नीचे अंदर चीजें उबल पड़ती हैं। इसी तरीके से धरती के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर पड़ गई है और अंदर चीजें सफोकेट हो रही। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहीं बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं पर एकदम कम हो गया है, कहीं बर्स्ट हो गया है। इसीलिए आप देख रही हैं कि जब गर्मी पड़ रही तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो लगता है जल जाएगा इंसान, और फिर कहीं पर बारिश हो रही तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बहा ले जाएगी बारिश। और फिर ठंडा पड़ता है तो लोग कहते हैं अरे यार इतने सालों बाद इतनी ठंडी पड़ी है, 70 साल पहले पड़ी थी ये। तो मौसम, ये जो एक्सट्रीम वेदर्स हो रहे हैं, जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो ह्यूमन के लिए या जीवों के लिए कहीं से भी फेवरेबल नहीं रह गए हैं। और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा साइक्लोन की लाइन लगी हुई है, लगातार साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो घटना मैंने बताई कि जब वॉल्केनो इरप्शन हुआ था तो उसके बाद 90% से ज्यादा जो है प्रजातियां नष्ट हो गई थी और फिर धरती को रिवाइव होने में करोड़ों साल लगे।
अभी 200 साल पहले धरती से कोयले के रूप में, गैस के रूप में जो ये फॉसिल फ्यूल है वो इंसान ने निकालना शुरू कर दिया, और विकास के नाम पर हर तरफ इस ऊर्जा का इस्तेमाल, इस फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। अनंत तौर पे आप देखिए कितने मेगा स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, हर जगह पर जो है इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। हमने इतना डेवलप किया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लेकिन आज भी 80% जो भी ऊर्जा हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से यूज हो रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या जो भी हो, कोयला हो, कुछ भी हो, जो भी चीज अभी। और आज हमारी मुहिम क्या है कि भाई 24 घंटा बिजली हो। अब 24 घंटा बिजली होगी तो इतनी ढेर सारी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारा कोयला जलाना पड़ेगा, बहुत सारी जो है फॉसिल फ्यूल को यूज करना पड़ेगा। तो आप धरती की हत्या कर रहे हैं। जितना फॉसिल फ्यूल धरती के नीचे है, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा धरती का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये धरती। अजय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा तो धरती का बैलेंस खराब होगा, लेकिन पूरी दुनिया, चाहे सरकार के स्तर पे हो चाहे जनता के स्तर पर हो, उसे डेवलपमेंट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अगर फॉसिल फ्यूल का हम शिफ्ट करते हैं और फॉसिल फ्यूल के अलावा हम कोई दूसरे संसाधन लाने की कोशिश करते हैं, तो एज ए साइंटिस्ट क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट भी होता रहे और धरती भी बची रहे? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप डेवलपमेंट किसको कहते हैं, किस चीज को आप डेवलप कर रहे हैं? जब धरती पर कोई प्रजाति ही नहीं बचेगी तो आपने क्या सड़क, जमीन की डेवलपमेंट की बात कर रही हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे गूगल है, गूगल ना मेरा है ना आपका है, आप गूगल सर्च कीजिए कि दुनिया के सबसे डेवलप्ड, सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज कौन सी हैं, तो आपको जो है अमेरिका, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो है कंट्रीज आ जाएंगी। फिर आप दूसरा सर्च डालिए कि दुनिया में हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर कहाँ, किस कंट्रीज में है, सबसे ज्यादा कैंसर किन देशों में है, तो आपको डेनमार्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आजकल नंबर 1 पर है जहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर है। फिर आप सर्च कीजिए कि दुनिया के सबसे गरीब, सबसे छोटी गरीब कंट्रियां कौन सी है, तो नाइगर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब आ जाएगा। फिर आप सर्च कीजिए कि दुनिया में सबसे कम रेट कैंसर का कहां है, तो आप सरप्राइज होंगी कि नाइगर, नेपाल, भूटान जैसे देश हैं जहां ना के बराबर कैंसर है, सबसे कम कैंसर है। इस दृष्टि से अब आप डेवलपमेंट को देखिए। जिस दिन आप पूरी दुनिया को डेवलप कर देंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं बचेगा जिसको लाइफ टाइम में कैंसर ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि आप डेवलपमेंट कह किसको हो रहे हैं। जब मैं खड़े होकर के एक फ्लाईओवर को देखता हूं या एक हाई राइज बिल्डिंग को देखता हूं तो मुझे सोचता हूं कि इतना मटेरियल कहां से आया। कम से कम एक पूरा पहाड़ आपने जो है खत्म कर दिया होगा, नष्ट कर दिया होगा, पूरी इन्वायरमेंट को आपने तहस नहस कर दिया। क्या जरूरत है? जब आप कहते हो पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, लोगों की आमदनी बढ़े, ये बढ़े, तो इस्तेमाल करने की चीजें बढ़ने लगती हैं। पहले आदमी अगर एक साइकिल से चल रहा होता है, उसका काम चलता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, वो काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपने उसके पास धन बढ़ाया, उसने एक गाड़ी खरीद ली, फिर उसके बाद उसने अपने घर में एसी लगा लिया और 10 पंखे लगा लिए। अब इतनी बिजली, इतनी ऊर्जा के लिए फिर वही फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके वही ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है। तो इस्तेमाल, उपयोगितावाद को बढ़ावा देना ही आज जो है ये आपका डेवलपमेंट बन गया है, जो कि धरती के लिए मृत्यु है। तो सबसे पहले आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सब कुछ आपको चाहिए। इतना ग्रीड है। प्रकृति बहुत जेनरस रही है, हमें उसने पैदा किया है। नेचर के लिए इस तरह समझे कि इट कैन मीट योर नीड बट इट कैन नॉट मीट योर ग्रीड। वो मर जाएगी, आपकी ग्रीड को नहीं पूरा कर पाएगी, और यही हो रहा है। ये जो आपने कहा कि खतरा हो जाएगा नहीं। आज कार्बन का इतना इमिशन हो चुका है कि हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जो अचानक से किसी भी समय आने वाले कुछ ही सालों के अंदर बहुत सी प्रजातियां, आधे से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर के बर्फ है वो पिघल करके समुद्र में आ रहे हैं, वो नमकीन नहीं होते, वो खारा पानी नहीं होता। खारा पानी गाढ़ा होकर के नीचे बॉटम बैठ जाता है, ऊपर मीठा पानी रहता है। इससे जो फूड चेन की सबसे बॉटम पर आने वाली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उसका जनरेशन खत्म हो रहा है। अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स खत्म हो गया तो एक छोटे से जीव से लेकर के वेल तक समुद्र से खत्म हो जाएगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर आप ऐसे अनावश्यक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देखिए सड़कों पर कितनी गाड़ियां हैं, एक एक घर में कितनी कितनी गाड़ियां हैं, लोग कितने कमरों में रहते हैं,
कितना ज्यादा वो उपयोग करते हैं कि उपयोगिता इतनी बढ़ रही है कि जो जितना ज्यादा संपन्न हो रहा है वो उतना ज्यादा चीजें उपयोग कर रहा है, तो उसके उपयोग से उतना ही ज्यादा जो है हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं और उससे इमिशन हो रहा है। तो मैं घबरा गया हूं ये देख करके कि इतनी खतरे में होने के बावजूद जो है हमें नजर ही नहीं आ रहा है कि हम कहां पहुंच चुके हैं। आप जंगलों में जाइए, वहां पर आपको मरे हुए जीवों की इसे लाइन मिलेगी। हाथी जैसा जीव साउथ अफ्रीका के जंगलों में जिसको 200 लीटर रोज पानी चाहिए, सारे सरोवर इस गर्मी में सूख चुके हैं, पानी है ही नहीं। वो तड़पते हुए मरते हुए आपको दिखाई देंगे। वहां पर लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, पानी थोड़ा सा छिड़कते हैं, पिलाते हैं, फोटो वीडियो करके चले आते हैं। जिनके पास खुद पानी पीने को नहीं, आप बताइए इस तरह के असंख्य जीवों को वो पानी पिलाएंगे, पानी देंगे? ऐसी स्थिति में वहां के खड़े हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। आप कहीं भी जाइए, मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हर जगह तोड़फोड़ हो रही है, हर जगह चौड़ीकरण हो रहा है, रोड बड़ी बनाई जा रही है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। देख करके कई बार सफोकेशन लगता है, पूरी धरती घुट रही है, पूरी बर्स्ट होने की स्थिति में है। लेकिन अजय जी, एक वैज्ञानिक के तौर पे पृथ्वी को बचाया जाए उसके लिए आपकी ये चिंता वाजिब है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें, हर जगह आम जनता शायद अभी उतनी दूर तक नहीं सोच पा रही है। उसे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि उसे सड़क चाहिए, उसे वाहन चाहिए, उसे जीवन की हर सुविधा चाहिए। तो कौन सा ऐसा बैलेंस पॉइंट है कि हम आज कि उस पीढ़ी को जो अपने नजरिए से डेवलपमेंट मानती है, उस सुविधा भोगी प्रवृत्ति को उसके अंदर एक परिवर्तन लाके रोक सकें और हम प्रकृति को अपने प्राकृतिक स्वरूप में बचाने की भी कोशिश कर सकें। क्या पेड़ गमलों में रह के जो हरियाली दे रहे हैं वो हरियाली हमारे लिए सफिशिएंट होगी, या हमें जमीन में ही लगे हुए पेड़ चाहिए, यानी कि हमें जमीन चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो आप बात करती हैं कि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, सुविधा चाहिए, तो सुविधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। अनावश्यक चीजें जो आपके लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, उस चीज को हमने आज एसेंशियल अपना अधिकार मान लिया है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए, जैसे बैंक होता है, जैसे डेबिट और क्रेडिट, आप अपनी इस्तेमाल से, अपनी उपयोगिता से जितना कार्बन इमिट कर रहे हैं उतना पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए कि उतना एब्जॉर्ब भी हो जाए। ये है बैलेंस। जमीनें बची नहीं है, डेवलपमेंट करके आपने जमीन का एक कोना छोड़ा नहीं है पेड़ के लिए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वृक्षारोपण आप करते हैं। और उसके बाद जो है आप ये कभी नहीं सोचते कि कितना इमिशन हो रहा है और कितना जो है हम उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। हमारे पानी के जितने भी सोर्स हैं वो कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन सोखते हैं। सारा पानी एसिडिक हो चुका है। मैं पर्ल कल्चर में काम करता हूं, मेरे ऑयस्टर्स के जो सेल्स हैं वो बदल चुके हैं, वो कैल्सिफाइड हो चुके हैं। अगर आप उनके सेल को रगड़ दीजिए तो चूने के जैसा उसके अंदर से कैल्शियम बाहर आता है, क्योंकि वो गल रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है एसिडिक होता जा रहा है, कार्बन की अधिकता होती जा रही है। हर जगह पर पेड़ों में आप देखेंगे जाली जाली सा छेद सा बना रहता है पत्तियों को, ये अधिक कार्बन जो है एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस चीज की मांग हम कर रहे हैं उसके बगैर हम जी सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी तो हम कहां जाएंगे? यानी कि जो कीमत हम चुका रहे हैं उस डेवलपमेंट की, तो शायद वो कीमत हमें बहुत महंगी पड़ेगी और हमें रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अजय जी, आपने जो चिंता व्यक्त की है, हमारी ये पीढ़ी जरूर उस पे चिंतित होगी कि हम क्या छोड़ के जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो विकास कीजिए, लेकिन प्रकृति के दोहन पर नहीं, प्रकृति की मृत्यु पे नहीं। आप विकास उतना कीजिए जितने में प्रकृति आपके साथ रहे, आप सांसें ले सकें और आप जीवित रह सकें। अजय जी, पर्यावरण की जो चिंता आपने हमें बताई और जो तस्वीर हमें दिखाई, हम सचमुच उसके लिए बहुत चिंतित हैं। उसके लिए सिर्फ एक पर्यावरण दिवस हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, हमें हर रोज पर्यावरण दिवस मनाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।